हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक अचानक नहीं होते? ये कई सालों तक आपके शरीर में चुपचाप होने वाली एक बीमारी का परिणाम होते हैं। इस बीमारी का नाम है आर्थरोस्क्लेरोसिस। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल भी है, तब भी यह बीमारी धीरे-धीरे शुरू हो सकती है और जब तक इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू नर्सिंग। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आर्थरोस्क्लेरोसिस, जो पूरी दुनिया में हार्ट डिसीज और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। इसको आज डिटेल में समझेंगे और अंत तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। कई लोग इसे सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जिसमें आर्टरीज की जो अंदरूनी दीवारें होती है उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य पदार्थ जमा होकर प्लाक बनाते हैं। समय के साथ यह प्लाक आर्टरीज को संकरा और कठोर बना देता है, जिससे ब्लड फ्लो कम होने लगता है। सबसे पहले समझते हैं कि आर्थरोस्क्लेरोसिस आखिर है क्या। आर्थरोस्क्लेरोसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्थरो मीन्स फैटी डिपॉजिट या फैटी प्लाक, स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग यानी कठोर होना है। इसलिए आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब है आर्टरीज की दीवारों में फैटी प्लाक्स का जमना और उनका कठोर हो जाना। ध्यान रखें कि यह बीमारी केवल आर्टरीज में होती है। वेन्स में आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं होती, क्योंकि वेन्स का प्रेशर और स्ट्रक्चर अलग होता है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस। बहुत से स्टूडेंट्स और लोग इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है आर्टरीज का सामान्य रूप से कठोर हो जाना, जबकि आर्टरियोस्क्लेरोसिस का एक स्पेसिफिक टाइप है जिसमें फैटी प्लाक्स आर्टरी वॉल्स के अंदर बिल्ड होने लगता है। यानी हर आर्टरियोस्क्लेरोसिस है, लेकिन हर आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं होती। अब आर्टरी की स्ट्रक्चर को समझते हैं। आर्टरी की 3 लेयर्स होती है। ट्यूनिका इंटीमा, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसमें एंडोथेलियल सेल्स होती है जो ब्लड फ्लो को स्मूथ बनाए रखती है। सेकेंड लेयर ट्यूनिका मीडिया, बीच वाली लेयर होती है, इसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। एंड द थर्ड लेयर इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, सबसे बाहर की लेयर। यह आर्टरी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। आर्थरोस्क्लेरोसिस की शुरुआत ट्यूनिका इंटीमा में ही होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। समझते हैं कि शरीर के अंदर वास्तव में क्या होता है। इन द स्टेप 1, एंडोथीलियल इंजुरी। सबसे पहले आर्टरी की इनर लेयर यानी कि एंडोथीलियम को डैमेज होता है। डैमेज के कारण हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी या क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। हेल्दी एंडोथीलियम ब्लड को आसानी से फ्लो करने देता है, लेकिन डैमेज होने पर यह अपनी प्रोटेक्टिव फंक्शन खो देता है। इन द स्टेप 2, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की एंट्री। अब ब्लड में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डैमेज्ड एंडोथीलियम के अंदर प्रवेश कर जाता है। एलडीएल को अक्सर बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इन द थर्ड स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल हैपेंस। अब यह एलडीएल ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बन जाता है। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल शरीर के लिए हानिकारक होता है। यहीं से इन्फ्लामेशन की शुरुआत होती है। इन स्टेप 4, मोनोसाइट माइग्रेशन। अब ब्लड से मोनोसाइट्स डैमेज्ड एरिया में आते हैं। ये मोनोसाइट्स टिश्यू में जाकर मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। स्टेप 5 में फॉर्म सेल फॉर्मेशन। मैक्रोफेजेस ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को खाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इनमें फैट भर जाता है। अब इन्हें फॉर्म सेल्स कहा जाता है। इन द स्टेप 6, फैटी स्ट्रीक फॉर्मेशन। बहुत सारे फॉर्म सेल्स मिलकर फैटी स्ट्रीक बनाते हैं। यही आर्थरोस्क्लेरोसिस का सबसे पहला दिखाई देने वाला स्टेज होता है। यह बचपन और टीनेज में भी शुरू हो सकता है। स्टेप 7, प्लाक फॉर्मेशन। अब स्मूथ मसल सेल्स भी इंटीमा में आने लगती है। ये कोलाजन, इलास्टिन, फाइब्रस टिश्यू बनाती है। अब एक फाइब्रस प्लाक तैयार हो जाता है। इन स्टेप 8, आर्टरी नैरोइंग। प्लाक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है।
जिससे आर्टरी का ल्यूमेन संकरा होने लगता है। अब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसे स्टीनोसिस कहा जाता है। इन द स्टेप 9 प्लाक रप्चर, कभी कभी फाइब्रस कैप फट जाती है, इसे कहते हैं प्लाक रप्चर। अब प्लेटलेट्स तुरंत वहां जमा होने लगते हैं। इन द स्टेप 10 थ्रोम्बस फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स मिलकर ब्लड क्लोट बनाते हैं, इसे कहते हैं थ्रोम्बस। अगर यह क्लोट पूरी आर्टरी बंद कर दे तो हार्ट में हार्ट अटैक और ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। अब जानते हैं कि किन लोगों में यह बीमारी ज़्यादा होती है। इसके कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग एज, मेल जेंडर को ज़्यादा हो सकती है, कोई फैमिली हिस्ट्री हो सकती है हार्ट डिसीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल की, या फिर जेनेटिक्स। अब बात करते हैं कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, जो हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके मेन रिस्क फैक्टर्स है हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग एंड टोबैको यूज, मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस, एक्सेसिव अल्कोहल लेना एंड क्रोनिक किडनी डिसीज। शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जब ब्लड फ्लो काफी कम हो जाता है तब सिम्टम्स आते हैं। यदि कोरोनरी आर्टरीज प्रभावित हो तो चेस्ट पेन, जिसे एंजाइना कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस का फूलना, फेटिग। यदि ब्रेन इससे प्रभावित हो तो स्ट्रोक, वीकनेस, स्लर्ड स्पीच या विजन प्रॉब्लम्स हो सकती है। यदि इससे लेग्स अफेक्टेड हो तो लेग पेन वाइल वॉकिंग, कोल्ड फीट या पुअर वुंड हीलिंग भी हो सकता है। और अगर इससे किडनीज अफेक्टेड हो तो हाई ब्लड प्रेशर या किडनी डैमेज भी हो सकता है। इसके कुछ अदर जनरल सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि फटीग, वीकनेस और रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस। यदि इलाज न किया जाए तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, स्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, इससे रिगार्डिंग मैंने वीडियोस अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके उसको कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं। स्ट्रोक, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, आयोटिक एन्यूरिज्म, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस एंड क्रोनिक किडनी डिसीज जैसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर कई टेस्ट करवाते हैं, जैसे मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ईसीजी, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, सीटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एंड कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये कुछ टेस्ट है जिसे करके डॉक्टर डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके मेन ट्रीटमेंट गोल्स होते हैं प्लाक प्रोग्रेशन को स्लो या स्टॉप करना, कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क को रिड्यूस करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इसमें फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिसमें आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट करनी पड़ेगी, वेट को मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइटरी मैनेजमेंट में आप अपने फूड के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, ऑलिव ऑयल एंड हेल्दी ऑयल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि ट्रांस फैट्स, फ्राइड एंड फास्ट फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी फूड्स एंड स्वीट्स एंड एक्सेस सॉल्ट एंड अल्कोहल। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए अपनी डाइट में। मेडिकेशंस में डॉक्टर कुछ मेडिसिन इस तरह से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटिन्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड पीसीएस K9 इनहिबिटर्स। ध्यान दें, ये दवाइयाँ केवल डॉक्टर की सलाह पर ही ले, खुद से कोई भी दवाई न ले। इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, यदि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा सीरियस हो, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट प्लेसमेंट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है। अपनी कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए रेगुलर फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
Prevention is better than cure. Simple daily habits can protect your arteries and your life. So, उसके लिए आपको एक हार्ट हेल्दी डाइट लेनी होगी, ऑलवेज एक्टिव रहना होगा, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना होगा, स्मोकिंग को स्टॉप करना होगा, अपने ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखना होगा, ब्लड शुगर्स को भी अंडर कंट्रोल रखना होगा, अपने कोलेस्ट्रॉल्स टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, अल्कोहल कंजप्शन को लिमिट कीजिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाते रहे। लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कई वर्षों तक बिना किसी लक्षण के शरीर में बढ़ती रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, धूम्रपान से दूरी और समय पर जांच एवं उपचार के माध्यम से इसे काफी हद तक रोका या इसकी गति को धीमा किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस साइलेंट किलर के बारे में समय रहते जागरूक हो सके। अगर आप ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।